साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। मेंस राइट को मिली जीत, पिता को मिला तलाक के बाद पुत्री से मिलने का अधिकार। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कई कानूनी बिंदु इसमें डिस्कस किए गए हैं और वास्तव में ऐसे लोग ही साबित कर पाते हैं कि अगर हम लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ लेके मरेंगे। साथियों, दो रास्ते हमारे पास में होते हैं जब भी हम लड़ते हैं। या तो हम झुक जाएं और राजीनामा कर लें, और या हमारे अधिकार जो हैं अगर प्रभावित हैं तो निश्चित तौर पर हम लड़ें, कानून की सहायता लें और निश्चित तौर पर हमें राहत मिलेगी ही मिलेगी। तो साथियों, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक योद्धा ने, जो लड़ा अपने बच्चे के लिए, उसके अधिकारों के लिए और अपने राइट्स के लिए। और अंततोगत्वा कोर्ट ने उसको अधिकार देते हुए कहा कि आपके अधिकार एग्जिस्ट करते हैं। साथियों, भले ही यहाँ पर कई आपत्तियाँ आई, यहाँ तक भी ये कहा गया कि भाई आपका कोई भी अधिकार नहीं है। जब तलाक ही हो चुका है और आपने उस समय कोई राइट क्लेम नहीं करा, कोर्ट ने कोई अधिकार आपको नहीं दिया, तो फिर ये अधिकार कैसे मिलेगा आपको। तो इन सब को लेकर मैं चर्चा कर रहा हूँ इस लाइव के अंदर कि कैसे एक पिता को जो है सफलता मिली, कैसे उसने अपने अधिकारों को जो है सिक्योर किया और कैसे वो लड़ा अंत तक। ठीक है, लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं और अपनी उपस्थिति को जो है दर्ज कराएं और इस लाइव को जो है शेयर करते हुए चलें। ओके, अब जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही जो है गंभीर टॉपिक्स हैं और आपके अधिकारों से, आपके बच्चों के अधिकारों से जो है वह जुड़े हुए हैं। जब तक हम अधिकारों को पहचानेंगे नहीं तब तक हम लड़ भी नहीं पाएंगे। तो लड़ना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। अगर लड़ेंगे, खड़े होंगे, तभी जो है हम जीत को दर्ज करा पाएंगे। साथियों, एक मामले में क्या हुआ, सूर्य प्रकाश जी आ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कोई भी क्वेरीज आप सबकी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चलें। मैं एक एक क्वेरी का जो है आंसर दूंगा, बट क्वेरी बहुत छोटी करना, स्पेसिफिक करना और ऐसी करना कि किसी के काम आ सके। मतलब अपने को जनरल बातें नहीं लिखनी है इसके अंदर। ठीक है जी। साथियों, इस मामले में क्या हुआ कि ए और बी, मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूंगा खुले मंच पर जजमेंट की कॉपी अगर आपको चाहिए तो मैं जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस मामले में क्या कि दो लोग हैं, ए और बी। ए और बी की जो शादी हुई है वो हुई है वर्ष 2014 में और इनके जो है एक बच्ची हुई है जिसका नाम है मिस वाई। ये अपन ने यहाँ पर तीन फैक्ट्स को समझ लिया कि दो पक्षकार हैं, ए और बी, और इनके बच्ची है जिसका नाम है मिस वाई। इनके बीच जो है विवाद हो गया। अल्टीमेटली इनके बीच जो है तलाक का केस फाइल हुआ और तलाक लेने के बाद अल्टीमेटली जो है ये अलग हो गए। अब पिता के माइंड में ये क्वेरी आई कि जब तलाक ही हो गया, सब कुछ खत्म ही हो गया, तो जो मेरी पुत्री है या जो मेरा बच्चा है उससे जो मेरा मिलने का अधिकार है वो कहाँ चला गया। उसको ये उम्मीद थी कि कोर्ट जो है उसको अधिकार देगा, या ऐसी बात पिटीशन में अगर नहीं भी लिखी है तब भी अधिकार मिलेगा, पर ऐसा कोई भी अधिकार जो है उसको दिया ही नहीं गया। अल्टीमेटली जब ये अफेक्ट हुए उसके अधिकार, तो उससे जो है कानून की जो है सहायता ली, बट उसको हर जगह से जो है डिमोरलाइज किया गया कि भाई जब कुछ चीज़ आपने लिखी नहीं है तो वो चीज़ कैसे मिलेगी आपको। और दूसरी बात म्यूचुअल डिवोर्स है। म्यूचुअल डिवोर्स में क्या होता है कि दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस को तय करते हैं और उसके बाद पिटीशन जो है कोर्ट में दाखिल करते हैं और कोर्ट उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए कि क्या क्या उनके बीच शर्तें तय हुई हैं, डिवोर्स को जो है ग्रांट करता है। तो इसमें तीन फायदे होते हैं। सबसे पहली बात, आरोप प्रत्यारोप नहीं होते हैं, ना ए का बी पे ना बी का ए पर। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, बहुत ही शॉर्ट टाइम में तलाक जो है हो रहा है और तलाक की गारंटी है। और अगर एक बार तलाक अगर आपका हो गया है तो इसकी अपील नहीं होती है और पक्षकार समझ के आते हैं बाहर से कि भाई ये हमारे बीच टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको लेकर हम मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हो गया बात को। तो ऐसा ही इसमें हुआ कि दोनों ही पक्षकारों ने चीज़ों को तय कर लिया, बट एक महत्वपूर्ण चीज़ वो तय नहीं कर पाए कि बच्चे की अभिरक्षा, चाहे वो स्थायी हो चाहे वो अस्थायी हो, और उसका मिलने का अधिकार किसके पास में रहेगा और कैसे रहेगा और किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा। और ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो है चल रही है आज के टाइम पे कि आज हमारा डिस्प्यूट हुआ हमारी वाइफ से और हम अलग अलग हो गए। यूजुअली हम फाइल जब करते हैं म्यूचुअल डिवोर्स तो उसमें इस शर्त को लिखाना भूल जाते हैं कि बच्चे को लेकर अधिकार क्या होंगे, और कई बार लोग लिखाते भी नहीं है, फिर बाद में क्लेम करते हैं। पर जब वो जाते हैं एडवोकेट्स के पास में तो उनको डिमोरलाइज करते हैं एडवोकेट्स भी कि ये कहते हुए कि भाई अधिकार ही नहीं है आपको। जब आपने पिटीशन में कोई राइट क्लेम ही नहीं करा है या कोई बात आपने उस समय लिखी नहीं है, ना कोर्ट का एडजुडिकेशन है, और जब अलग अलग हो चुके हो और अगर आप केस भी फाइल करोगे तो आपको निश्चित तौर पे ये कहा जाएगा कि रहने दे भाई, बेकार है, और अल्टीमेटली आपके ऊपर काउंटर कार्रवाई भी हो सकती है और कोर्ट आपके विरुद्ध नेगेटिव ओपिनियन भी ले सकती है। तो यूजुअली इस डर के मारे हम अपने अधिकार को लेने से छोड़ देते हैं और कहते हैं भाई मरने दो, देखा जाएगा। पर एक बात मैं कह दूं कि जहां पर आपकी ग्रीवेंसेस हैं वहां पर रेमेडी भी है। इस बात की पुष्टि एक लैटिन मैक्सिम से होती है
जिसका नाम है उबी जस ईबी रेमेडियम। आसान शब्दों में कहें कि जहां पर ग्रीवेंसेस है वहां पर रेमेडी भी है। क्लियर है? और हर रेमेडी के संदर्भ में जो है राइट कानून में अवेलेबल है, पर उनको पहचाना जाए और आइडेंटिफाई किया जाए, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। साथियों, इस मामले में सबसे पहले हस्बैंड ने जो है एक पिटिशन जो है दाखिल करी गार्जियनशिप एंड वार्ड्स के अंदर। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये आप नोट रखिए। और सेक्शन 7, सेक्शन 10 और सेक्शन 25 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट पे जो है इन्होंने निर्भर किया और उसका जो है सहारा लिया। इन्होंने 3 आरोप जो है अपनी पत्नी पे लगाए। सबसे पहली बात कि मेरी पत्नी जो है वो असंवेदनशील है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा आरोप यह था कि मेरी पत्नी जो है वो गैर जिम्मेदार है। तीसरी बात है इग्नोरेंट है। चौथी बात उसका व्यवहार अनुचित है। पांचवी बात उसका व्यवहार अशोभनीय है। ये वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। और इनका ये कहना है कि अगर मेरी पत्नी बच्ची को रखती है या उसको उसका जो कस्टडी है या जो उसका जो मिलने का अधिकार है उसको प्रभावित करती है, तो अल्टीमेटली वो बच्ची के अधिकार से खिलवाड़ कर रही है। उसने ऐसा कोर्ट में कहा कि ऐसे कई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं, डिफरेंट हाई कोर्ट के हैं, कि जो बच्चे हैं वो माता पिता के पशु नहीं है, दे आर नॉट द चैटल्स। क्लियर है? बच्चे क्या हैं? देश के असेस्ट हैं, उनका वेलफेयर और अपब्रिंगिंग भी जरूरी है। वो तभी पॉसिबल है कि जब दोनों ही लोग एक ही दिशा में जो है काम करेंगे और बच्चे के वेलफेयर के लिए वो ध्यान देंगे और उसके अपब्रिंगिंग के लिए वो काम करेंगे। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, यथार्थ में जो है करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी अरेंजमेंट जो है माँ नहीं कर पाई बच्चे के लिए, इवन एजुकेशन का अरेंजमेंट नहीं कर पाई, उसके अकाउंटेबल अरेंजमेंट्स क्या थे वो नहीं कर पाई, तो इस सब बात करके ग्रीवेंसेस थी पिताजी को। तो उसने ये आरोप लगाए उसकी माँ के ऊपर कि वो असंवेदनशील है, गैर जिम्मेदार है, इग्नोरेंट है, उसका व्यवहार अनुचित है और उसका व्यवहार जो है वो अशोभनीय है। क्लियर हो गया आपको? पर उसकी जो माँ है बच्चे की, उसका एक ही कहना था कि मैं कुछ भी हूँ। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमारे बीच म्यूचुअल डिवोर्स हो चुका है, उस समय टर्म्स एंड कंडीशंस तय नहीं हुई थी, और जो तय हुई थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं है कि कस्टडी पिता को मिलेगी या नहीं मिलेगी, टेम्परेरी कस्टडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके अलावा मिलने का अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब सब कुछ तय हो चुका है और ये अधिकार रिजर्व नहीं किया गया है, तो अल्टीमेटली इट इज़ कॉल्ड वेवर ऑफ द राइट। इसे हम कहते हैं अधिकार की समाप्ति। अधिकार वो समाप्त कर चुके हैं, अब कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। तो एक तरफ तो पिता की ग्रीवेंसेस थी और एक तरफ एक लेडी की सबमिशंस थे, और वो बात बिल्कुल ठीक भी कह रही थी, भाई जब लिखा ही नहीं है तो फिर अधिकार किस बात का, और जब सब कुछ त्याग दिया आपने तो फिर आप नया राइट कैसे क्लेम करोगे। पर पिता का जोर ये था कि जो रिश्ता खत्म हुआ है वो खत्म हुआ है पति और पत्नी का, पर अभी मैं उसका जो है पिता हूँ और अल्टीमेटली वो मेरे नाम से जो है जानी जाती है और जानी जाएगी। जब तक ये रिश्ता खत्म नहीं होता है तब तक मैं उसका पिता हूँ, तो जो राइट मेरा बनता है कानून में मुझे जो है दिलवाया जाए। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने क्या लिखा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट का मैं पढ़ रहा हूँ, फाइंडिंग क्या है कि संरक्षक में प्रतिपाल्य, जिसको हम कहेंगे गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट, याद रहेगा आपको, ये बना हुआ है 1890 का, में संरक्षता के बारे में बालक का कल्याण महत्वपूर्ण है। इसको आप अंडरलाइन कर लो, द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन दिस एक्ट। बालक के कल्याण का विनिश्चय करते हुए माता पिता दोनों के दृष्टिकोण को विचार में लिया जाना आवश्यक है। ये भी अंडरलाइन कर लो जो कोर्ट ने लिखा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एक अवयस्क बालक की अभिरक्षा का आदेश देने में न्यायालय को अवयस्क के हित व कल्याण को सर्वोपरि महत्व देना है। तो कुल मिला के पेरेंट्स के राइट्स क्या हैं उसको आप एक तरफ रख दो, बच्चे का वेलफेयर क्या होगा, अपब्रिंगिंग कैसे होगा, इस पर अपने को जोर देना है। बालक की इच्छा, उसका हित, उसका कल्याण, उसको देखते हुए आदेश करना है। तो कुल मिला के हम 3 बातें कह सकते हैं कि बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे का हित क्या है और बच्चे का कल्याण क्या है। अब यहाँ पर आप सबके माइंड में क्वेरी हमेशा रहती है कि कंसेंट जो है बच्चे की नेसेसरी है या नहीं है। अगर बच्चे ने कंसेंट नहीं दी तो क्या होगा। साथियों, मैंने आपको हमेशा ही मेरे वीडियोस में कहा है कि 3 बातों को हमें वहाँ पर देखना है। अगर बच्चा लंबे टाइम तक माँ के पास में है तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी कि बच्चा जो है वो ट्यूटेड है। तो कोर्ट से सबसे पहले आप कहोगे मुझे राइट तो विजिटिंग का। विजिटिंग का मतलब ये नहीं कि मियर फॉर्मेलिटी घंटे 2 घंटे के लिए। ऐसे जजमेंट रिसेंटली बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के आए हैं कि 1 डे कस्टडी या 1 डे का विजिटिंग राइट्स जो है दिया गया है कि आप इस टाइम से बच्चे को लो, इस टाइम तो घुमाओ और आराम से जो है उसकी माँ के पास छोड़ दो। तो कम से कम बच्चा एक दिन 12 घंटे 15 घंटे हमारे पास में रहेगा तो समझेगा। अब घंटे 2 घंटे में क्या होता है आप समझ नहीं पाओगे। तो कहने की बात है कि जो कॉन्फिडेंस बच्चे का खत्म कर दिया उसकी माँ ने हमारे प्रति, तो वो तभी जो है जागृत होगा जब बच्चा हमारे पास में होगा और हम उसको कॉन्फिडेंस दिला पाएंगे कि यस वी आर द राइट पर्सन जो आपका वेलफेयर कर सकता है और आपके राइट से जो है वो कंसर्न है। क्लियर है बात ये। तो इस बात को जो है आपको ध्यान में रखते हुए जो विजिटिंग की अर्जी है उसको ड्राफ्ट करना है सेक्शन 12 गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट की लाइट में। क्लियर हो गया आपको। हमेशा ध्यान रखो चीज़ों को। ये तो कोर्ट ने लिखा है कि मेरी बिंदम राय में धारा 12 प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत अंतरिम आदेश पारित करते समय न्यायालय को यह देखना भी होगा कि अवयस्क बालक की अभिरक्षा यदि माता के पास है
तो वहाँ पर पिता को अधिकार दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस केस में, एक अच्छा काम ये करा पिता ने, इस चीज़ को भी आप नोट कर लो, जो अक्सर गलती हम लोग करते हैं। पिता ने क्या किया कि यहाँ पर एक नोटिस दिया माँ को, और नोटिस में साफ साफ लिखा कि भाई मेरे ये अधिकार है, मुझे अधिकार जो है दिए जावे, अगर आप नहीं देते हो तो इट इज़ गोइंग टू बी इन्फ्रिंग्ड बाय यू। ऐसा नोटिस इसलिए हम देते हैं कि एक पॉइंट है कानून में जिसको हम कहते हैं ऑर्डर 2 रूल 2 CPC। ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ये कहता है कि कॉज ऑफ एक्शन अगर नहीं है तो आपका दावा भी जो है मेंटेनेबल नहीं होगा। आप कोर्ट क्यों जा रहे हो कि अगली पार्टी जो है आपको सुनने को तैयार नहीं है और अगली पार्टी आपके राइट्स को अफेक्ट कर रही है, उसको तबाह करने में लगी हुई है। तो यहाँ पिता के अधिकार क्या था कि बच्चे से मिलने के, अपना प्रेम अफेक्शन उसको बेस्टो करने के, उसके एजुकेशन क्या है, बच्चे का वेलफेयर क्या है, सब चीज़ जानने की, और कुछ कमी दिखती है बच्चे को तो उसको क्या नीड है उसको फुलफिल करने के। तो ये सब बातें लिखी गई नोटिस के अंदर, पर इसका कोई भी जवाब जो है माँ ने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेकों ही जजमेंट में कहा है कि अगर नोटिस दे रहे हैं उसका अपोजिट पार्टी रिप्लाई नहीं कर रही है तो इट मींस वो आपके राइट्स को अफेक्ट कर रही है, और वहां पर सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत जो है प्रिजम्पशन ले सकते हैं। तो नोटिस जरूर दिया करो, बगैर नोटिस दिए आप ऐसे केस फाइल मत किया करो। और नोटिस देने से कई बार मैटर सॉल्व इजीली हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं, रादर देन कि हम कोर्ट जाकर पिटिशन दाखिल करने के बाद समय को जो है बर्बाद करें। तो हमें इनिशियली जो है इन बातों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर पिता ने नोटिस में क्या लिखा कि या तो मुझे फिजिकल मिलवाओ या मुझे मिलाओ वीडियो कॉल से, और अगर पैसे नहीं है आपके पास वीडियो कॉल के भी तो मैं आपको फ़ोन या जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो वाईफाई कनेक्शन है प्रोवाइड कर दूंगा। ये इसलिए लिखना पड़ता है कि कल को वो बोल दे कि साहब मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास जो है कनेक्शन नहीं है, और इवन अगर आपको आना भी है बच्ची को लेकर तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम एक ड्राइवर और एक कार भेज देंगे या कोई संसाधन भेज देंगे जिससे आप इजीली जो है आ जाओ, या हम खुद जो है आ जाएंगे। बट आप चीज़ों को स्पेसिफिक तो करो कि आप चाहते क्या हो, पर जब वो इच्छा ही जाहिर नहीं कर रही है, वो चाहती ही नहीं मिलवाना, इट मीन्स शी इज़ गोइंग टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ द फादर एंड शी इज़ वेरी मच डेलिब्रेट। तो आप प्लीडिंग्स में हर बात को लिखो अपनी सक्षमता के आधार पर। अगर सक्षम हो, आप कार अफोर्ड कर सकते हो तो कार भेजने की बात करो, अगर नहीं है तो खुद जाने की बात करो, या वो किसी माध्यम से आ सकती है तो वो रीजनेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हो तो उस चीज़ को लिख दो। अगर वो तब भी कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो उसका जो डेलिब्रेट एक्ट है वो क्लियर हो जाएगा इनिशियल स्टेज पे। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या लिखा कि अगर पिता को उसके अधिकार से वंचित किया जाता है तो ऐसा करना अवयस्क बालक के मन में पिता के प्रति क्रूरता, कटुता व द्वेषता आने की भावना से इनकार नहीं किया जा सकेगा। तो कितना सेंसिटिव जो है कोर्ट ने लिखा, इसको लिखो आप कि अगर बच्चे को उसके पिता से नहीं मिलने दिया गया तो बच्चे के मन में क्या आएगा, क्रूल इंटेंशन आ जाएगी, उसके मन में क्या आ जाएगी, कटुता आ जाएगी, द्वेषता आ जाएगी। और ऐसी द्वेषता अगर बच्चे के मन में पैदा हो गई तो उसको आप कभी भी रूल आउट जो है वो नहीं कर पाओगे। सूर्य प्रकाश जी, मैंने वही निवेदन किया आपसे, आप सर क्वेश्चंस जो लोग लिख रहे हैं वो क्वेश्चन सिर्फ लिखें एक लाइन का या मोटा मोटा 10 से 12 वर्ड्स का, ताकि मैं इजीली पढ़ सकूं। इतना इजी नहीं होता स्क्रीन पे चीज़ों को पढ़ना। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बात को नटशेल में लिखें, जो जानना है उसको नटशेल में लिखते हुए चलो। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि आवश्यक है कि पिता और माता दोनों का प्रेम आवश्यक है बच्चे के लिए। अगर उसको वंचित करते हैं किसी एक के प्रेम से तो ऐसा करना बच्चे के जीवन को द्वेषता पैदा करने वाला, कटुता पैदा करने वाला ही होगा। यहाँ पर जो प्रार्थी है, जो नोटिस उसने दिया, जो पिटिशन कोर्ट में दाखिल करी है, उसमें उसने कई जजमेंट को रिलाई किया। इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन कौन से हैं इसको भी आप नोट कर लो। एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यशिता साहू बनाम राज्य, इसका जजमेंट डेट है 20/1/2020 और जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है जिसका सिविल अपील नंबर है 4983/2016 और इसका भी डेट है 9/5/2016। तीसरा है बॉम्बे हाई कोर्ट का और जिसका अपील नंबर है 344/2014, जिसका डेट ऑफ जजमेंट है 15/9/2016। इसके अलावा जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका अपील नंबर है 4435/2011 और आदेश की डेट है 13/5/2011। और एक है बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच का जिसका रेट पिटिशन नंबर है 724/16 और जजमेंट डेट है 8 फरवरी 2018। और एक है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का जिसका अपील नंबर है 244/18 और जजमेंट डेट है 1 जुलाई 2019। क्लियर है? तो सभी जजमेंट्स में जो है एक बेसिक प्रिंसिपल है कि बच्चे के वेलफेयर के लिए पिता जो है बहुत ज़रूरी है। जिसमें से एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है कोर्ट ने यहाँ पर कोर्ट भी किया, दिल्ली हाई कोर्ट का। कोर्ट ने क्या लिखा कि द सब्जेक्ट ऑन द चाइल्ड कस्टडी इज क्वाइट क्लियर। कोर्ट ने क्या स्पेसिफिक किया, वी फाइंड दैट द जूरिस्प्रूडेंस दैट has evolved in the matter relating to the custody of minor children is that the welfare and best interest of child are the paramount consideration, and Mr. Malhotra is right in his approach that the law has differed towards a child welfare
In fact, during the course of argument, learned counsel for the respondent also referred to and relied on the latest judgment of Honorable Supreme Court. We have perused the entire judgments and we find that the Honorable Supreme Court has again specified that for the child custody matters, the welfare of child is the point to be focused while deciding the matter of child custody, and apart from that the court has also quoted the relevant factor. क्लियर है? तो रेलिवेंट पार्ट क्या है कि क्रूशल फैक्टर है बच्चे का वेलफेयर और बच्चे का अपब्रिंगिंग, और ये सारे पॉइंट को जो है कोर्ट को देखते हुए जो है फैसला करना है। और इसके अलावा इसमें अनेकों ही जजमेंट कोर्ट ने लिखे, पर सबका व्यू जो है निकल के एक ही तरीके से आ रहा है कि बच्चे का जब तक अपब्रिंगिंग नहीं होगा, बच्चे का जब तक वेलफेयर नहीं होगा, तब तक किसी भी रूप में बच्चे की कस्टडी या बच्चे को जो मिलने का अधिकार है हम तय नहीं कर सकते। अब एक बात समझो कि वेलफेयर और अपब्रिंगिंग क्या चीज़ है, क्योंकि बार बार अनेकों ही जजमेंट्स में ये बात कही जाती है कि वेलफेयर जरूरी है, अपब्रिंगिंग जरूरी है, क्या चीज़ है, क्या बीमारी है। देखो, जब भी आप चाइल्ड कस्टडी का मैटर लड़ते हो, अक्सर हम क्या गलती करते हैं कि हम लगाते हैं आरोप हमारी पत्नियों के ऊपर। बेकार सी बातें मत करा करो कोर्ट में जाके। आपका जो सब्जेक्ट है वो है बच्चा। बच्चा क्यों चाहिए? तो बच्चे के लिए आपने पास्ट में क्या किया, प्रेजेंट में क्या किया और फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, यही तय करता है गाइडलाइंस फॉर द वेलफेयर एंड द अपब्रिंगिंग। क्लियर हो गया आपको? आज मान लीजिए बच्चा जो है माँ के पेट में है, तो उससे पहले जो बिहेवियर था आपका वो क्या था। दूसरी बात, जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय मेडिकल खर्चे हुए, वो क्या क्या हुए। फिर पैदा होने के बाद आपने उसके मेडिकल के या उसके एजुकेशन के क्या इंतजाम करे हैं, वो सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। और जब तक बच्चा आपके पास में रहा तो विद फैमिली इंटरेक्शंस क्या था, ये सब दिखाना होता है कोर्ट को। तो इसके लिए एविडेंस इकट्ठे करो, कोर्ट में पेश करो, और उसके बाद दिखाओ कि आपकी वाइफ किस तरह से असंवेदनशील है, उसके जो घर वाले किस तरह से असंवेदनशील हैं। क्योंकि जब वो वाइफ साथ में रही आपके तो लड़ाई झगड़ा करना, उसके बाद झूठा केस करना, तो ऐसी औरत के अगर कस्टडी में ऐसे बच्चे को रखा जाता है तो निश्चित तौर बच्चा जो है वो हो जाएगा विश्वतुल्य। तो हम ऐसे बच्चे पैदा नहीं देना चाहते हैं, और ना ही ऐसे बच्चों की परवरिश ऐसी माँ के हाथ में देना चाहते हैं जो विश्वतुल्य बच्चे को बना के माने। क्योंकि वो दिन भर जो है आपकी बुराई करेगी, दिन भर जो है दिमाग में जहर घोलेगी, और वो ये चाहती है कि उसके दिल में इतनी नफरत पैदा कर दो कि ही बिकम्स जिहादी और शी बिकम जिहादी, कि जैसे बाप देखा अरे दुश्मन आ गया हमारा। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बच्चे का मन मस्तिष्क बड़ा ही कोमल होता है, जैसा हम सिखाएंगे वैसा जो है वो अपने आप में चीज़ों को डेवलप कर लेता है। आज माँ तो बड़ी खुश हो रही है कि बच्चों को मैं भड़का रही हूँ, बच्चा बाप की बेइज्जती कर रहा है, दादा की बेइज्जती कर रहा है, दादी की बेइज्जती कर रहा है, पर जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके माइंड में एक चीज़ है कि परिवार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं बच्चों के विकास के लिए, वेलफेयर के लिए, एक समाज के लिए, उन सबको तबाह करने में ऐसी औरतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर आपको निश्चित तौर पर दिखता है कि इस तरह का बिहेवियर है और इस तरह के बिहेवियर को आप प्रूव भी कर सकते हैं, तो इसको इंकॉर्पोरेट कीजिए और एविडेंस को पेश कीजिए। एविडेंस नहीं हो तो नोटिस में लिखिए। अगर वो नहीं देती है उसका रिप्लाई, तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि एडवर्स प्रिजम्पशन उसके खिलाफ ही जो है वो जाएगा। तो लिखोगे ना तो काम चलेगा भी नहीं। तो पर एक अपने को घुट्टी पकड़ चलनी है कि वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग इज मस्ट। अगर वेलफेयर और अपब्रिंगिंग की बात आप करते आ रहे हो और पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कंटेंट आपका बिल्कुल ठीक है, तो वहां पर निश्चित तौर पर जो है अपने को फायदा मिल जाएगा। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या लिखा अपने फैसले के अंदर, कि कोर्ट ने कहा कि उपरोक्त प्रतिपादित सिद्धांतों के अवलोकन से मैं ये पाता हूँ कि पिता को अपने पुत्र या पुत्री से मिलने का और कुछ समय व्यतीत करने का अधिकार है। कुछ समय मीन्स कोर्ट ने बात कह दी यहाँ पर टेम्परेरी कस्टडी की। क्लियर है? अब यहाँ पर एक क्वेरी अपन लेते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में सूर्य प्रकाश जी की भी, कि सर कोर्ट में 4 साल बेटा और 6 साल बेटी मुझे दे दिया, लेकिन बेटी को नहीं दिया है, क्या करें? बेटी को नहीं दिया तो उसका राइट क्लेम करना पड़ेगा आपको। अगर निचली कोर्ट ने अधिकार नहीं दिया तो हाई कोर्ट तक जाओ, पर आप सारा का सारा जोड़ दो विजिटेशन के ऊपर। बच्ची अभी भी आपसे कंफर्टेबल नहीं है, सबसे पहले उसे कंफर्टेबल करो, उससे मिलो, उसमें विश्वास दिलाओ कि यस आई एम द राइट पर्सन। और उसके बाद अगर बच्चे कोर्ट में अपनी इच्छा जाहिर करती है आपसे मिलने की, तो आपको उससे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बात समझो, क्लियर है? अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोर्ट ने जो लिखा है अपने फैसले के अंदर, इन अधिकारों से पति पत्नी के मध्य आपसी वादों के कारण ऐसे इशू को सेपरेशन में या पृथक्करण में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि आवेश बच्चा इतना परिपक्व नहीं होता कि उससे ये आशा कर सकें कि वह कम उम्र में तय कर ले कि कौन सही है कौन गलत है, पक्षकारों के बीच क्या विवाद है। और बच्चे को प्रेम की आवश्यकता न कि लिटिगेशंस की। पर समझाया कौन इन माओं को? दिन भर जहर घोल रही हैं। भाई देखो, कुछ माएँ ऐसी भी थी जिसने भगवान कृष्ण पैदा करे, भगवान राम पैदा करे, हनुमान पैदा करे, और कुछ ऐसे दुष्ट भी हैं कि जिन्होंने बच्चों को बिगाड़ने में और उनके दिल में जहर घोलने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो कहने की बात ये कि जिस उम्र में बच्चों को स्नेह चाहिए वो भड़का रही है कि तेरा बाप चोर है, और उसके जो दादा दादी हैं उसके दिल में जो है एक इमेज क्रिएट कर रही है कि देख भाई इस तरह के लोग हैं, ये बदमाश किस्म के हैं, मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, या इन्होंने मेरा जो है लाइफ खराब कर दिया।
तो एक गंदा इंप्रेशन क्रिएट कर रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मेरी उन समस्त माओं को निवेदन है कि भाई बच्चे को उनके बाप से मिलवा दो। देखो छोटी सी बात है कि आपके बीच विवाद क्या आ रहा मुझे नहीं पता, डिस्प्यूट्स क्या है उनको मुझे नहीं पता, बट कम से कम एक बाप उसके बच्चे से, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, उससे मिल लेगा तो कम से कम नेगेटिव जो और भी आगे होना है वो नहीं होगा। ये रिक्वेस्ट है एक भाई की, समझो। कारण क्या है कि अगर नहीं मिलवाओगे तो मैटर कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट बच्चे को बुलवाएगी और कोर्ट कचहरी में बच्चे जाएं, मुझे अच्छा नहीं लगता। समझो बात को। तो कुल मिला के घर पे जो है आप इनको मिलवाओ ले जाके, या आप जो है पति को बुलवा लो, आराम से वो मिल लेगा, उसको पूरा दिन दो और जो होना वो हो गया, पर हम और अच्छा कर सकते हैं। और यही चीज़ आपको आगे तय करवाएगी कि बच्चे का वेलफेयर चाहते हो या बच्चे का विनाश चाहते हो। क्लियर है? तो कोर्ट ने अपने फैसले में आगे क्या लिखा कि बच्चे को या तो पिता हो या माँ हो, दोनों के ही प्रेम और स्नेह की जो है आवश्यकता है। तो ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया तो प्रेम और स्नेह भी खत्म हो गया, प्रेम और स्नेह तो रहेगा। और बहुत दुख होता है, मैंने कई आंखों में आंसू देखे हैं कोर्ट में, पता नहीं क्या डिस्प्यूट्स में, भगवान जाने, बट बहुत दुखता है दिल हमारा भी जब कोर्ट में देखते हैं कि भाई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लड़का लग रहा है लड़की पे, लड़की लग रही है लड़के के ऊपर। बट कुल मिला के इस चक्कर में जब बच्चे का भविष्य है वो अंधकारमय जरूर हो जाता है। तो इन चीज़ से जरूर बचें। यह सही है कि अत्यधिक चरम परिस्थितियों में ही मुलाकात करने से इनकार किया जा सकता है। यदि माता पिता में से जिससे बालक की अभिरक्षा नहीं मिलती है, वह बालक के सामाजिक शारीरिक संपर्क के लिए मुलाकात का हकदार होता है। अवयस्क को उसके जीवन के प्रारंभिक और अति संवेदनशील प्रक्रम पर उसके पिता को देखभाल और मार्गदर्शन प्राप्त करने का जो है अधिकार है, और ये उसकी स्वस्थ बुद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो कुल मिला के पिता का मिलना कितना इंपॉर्टेंट बताया है एक बच्चे के वेलफेयर के लिए। अगर वो एलिमेंट नहीं है उसकी लाइफ में तो अल्टीमेटली बच्चा जो है वो बर्बाद ही होगा। कोर्ट ने लिखा कि जो ये तर्क है कि जो प्रार्थी है वो गैर जिम्मेदार है और जो डिवोर्स हुआ है उसमें ऐसी कोई लिखावट नहीं है, तो कुल मिला के बच्ची जो है 9 साल की हो चुकी है और लंबे टाइम बाद उसने पिटीशन दाखिल करी है, तो ऐसी स्थिति में उसे कोई भी राइट जो है वो नहीं दिया। पर कोर्ट ने सब बातों को दरकिनार रखते हुए बच्चे को जो है अधिकार दिया मिलने का उसके पिता से। और कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या लिखा कि इस उम्र में बच्ची को यदि उसके पिता से मिलने से रोका जाता है तो बच्ची के साथ उसके पिता के मन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा, और बच्ची और पिता के बीच जो प्रेम की बॉन्डिंग है, जो स्नेह है, लव एंड अफेक्शन है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और दूरियां बढ़ने से संभवतः ऐसा भी सकता है कि पिता पुत्री को या पुत्री पिता को पहचानने तक भी इनकार कर दे, जो बच्चे और पिता के भविष्य के लिए हानिकारक है, हितकारी नहीं है। क्लियर है? तो कोर्ट ने यहाँ पर अर्जी जो है वो स्वीकार कर ली है। एक इसी के साथ में क्वेरी आई है नरेंद्र जी की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जो है नोट रखें। क्या क्वेरी है कि सर मेरी गुड़िया नहीं दे रहे हैं और ना ही मिलने दे रहे हैं और कोर्ट के अंदर भी नहीं लाते हैं, तो आप सबसे मैं निवेदन वही तो करता हूँ कि आप बच्चे से मिलने के लिए फोकस करो। आप सेक्शन 151 CPC, सेक्शन 12 गार्जियनशिप एंड व्हाट एट पर जोर दो। अगर आप जोर नहीं दोगे तो अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू प्ले विथ योर राइट्स। आपको अपने राइट से प्ले नहीं करना है, बच्चों के अधिकार से प्ले नहीं करना है, तो निश्चित तौर पर आप ये काम जो है जरूर कर लो। अदरवाइज आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। आप बोलो कोर्ट में जाके, आपको अगर ट्रायल कोर्ट सफलता नहीं मिलती है, गो टू हाई कोर्ट। और अगर ट्रायल कोर्ट अर्जी को पेंडिंग छोड़ता है लंबे टाइम तक, खासकर 3 महीने से ऊपर, तो वहां पर आप हाई कोर्ट जाकर अर्लियर डिस्पोजल के ऑर्डर भी ले सकते हो। क्योंकि दिक्कत है मानता हूं, बट अगर राइट को रखेंगे, एक अच्छा वकील हम रखेंगे हाई कोर्ट में जो लॉ का जानकार होगा, अपनी बात को प्रॉपर रख पाएगा, तो वहां पर निश्चित तौर पर सफलता भी आपको मिलेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला अधिकार जो दिया है वो दिया है बच्चे के मेडिकल या स्वास्थ्य को लेकर। इसमें क्या लिखा है कोर्ट ने कि अप्रार्थियाँ सो जगह निवास कर रही है, वर्तमान समय में पक्षकारों विवाद को देखते हुए वह अन्य विवाद ना हो, मिलने का स्थान गांधी पथ सो तय किया जाता है। और यहाँ पर एक लंबे टाइम तक जो है जो पिता है वो बच्चे से मिल सकेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अप्रार्थी उसके परिवारजन द्वारा उपरोक्त समय में अगर सुपुर्द करने में बच्चे को देरी की जाती है तो उतनी ही अवधि पश्चात अप्रार्थी पुत्री को अप्रार्थी में उसके परिजन को सुपुर्द करेगा। प्रार्थी द्वारा पुत्री को किसी प्रकार का उपहार आदि प्रदान किया जाएगा तो अप्रार्थी उसके परिवारजन इनकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो राइट है इन एडिशन टू मेडिकल उसको दिया है रिगार्डिंग द विजिटेशन, और एक लंबा विजिटेशन दिया है। और जब ये बच्चा मिलेगा तो ये लोग हिंड्रेंस नहीं करेंगे, और कोई गिफ्ट वगैरह अगर पिताजी देंगे तो ये लोग जो है किसी भी तरह से इंटरफेरेंस जो है वो नहीं करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है अप्रार्थियाँ प्रत्येक 2 माह में पुत्री की शिक्षा के संबंध में संपूर्ण विवरण जो है प्रार्थी को फॉरवर्ड करेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डाक से करे और इस संबंध में जो है कोर्ट को इन्फॉर्म भी करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बच्ची अनफिट है
तो ये इन्फॉर्म करेगी पिता को, ताकि उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हो सके। और इसके अलावा बच्ची से जो है मिलवाएगी, और जो वीडियो कॉल है जिसको हम कहते हैं विजिटिंग राइट्स थ्रू संचार माध्यम, वो भी जो है प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा दिवाली, होली, रक्षाबंधन या जन्मदिन है मतलब पिता का या बच्ची का, तो वहाँ पर भी जो है ये मिल सकेंगे। और इसके अलावा अगर बच्ची को लेके आती है उसकी माँ, तो उसमें कोई खर्च भी हो रहा है तो लगभग 1000 रुपये कोर्ट ने अवॉर्ड किया है, वो जो है पिता को वहन करना पड़ेगा। और इसके अलावा जब भी वो मिलने जा रहा है या फ़ोन कर रहा है, तो वो टेक्निकली वो टाइम से इन्फॉर्म करेगा उस टाइम को, डेट को, ताकि कोई हिंड्रेंस जो है वो कॉज नहीं हो। तो कहने की बात है कि यहाँ राइट्स तो ख़त्म हो चुके थे, पर इसके बावजूद भी पिता ने जो है हिम्मत दिखाई। नेगेटिव सब कुछ हो चुका था तब भी जो है हिम्मत दिखाई, और अल्टीमेटली राइट्स को जो है क्लेम कर लिया। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि भाई हिम्मत मत हारा करो, आप लड़ा करो। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे बीच जो लोग हैं, एक तो अगर वो नेगेटिव है तो उनको बिल्कुल लाइफ से दूर कर दो। नंबर 1, नियमित रूप से जो है बालाजी के मंदिर जाओ, आप महाकाल के मंदिर जाओ, आप उनसे प्रार्थना करो कि आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करें। कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि हमारे ग्रह नक्षत्र खराब हैं या हमारे एनर्जीज कम हो गई, जो ग्रह में दे रहे हैं एनर्जी, तो वो वास्तव में जो है हमारी हेल्प करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर एनर्जी पॉजिटिव होगी, हम लोग मेहनत करेंगे, तो एक अच्छा भी हमारे को जो है वे आउट मिल जाएगा इसमें। और कुछ क्वेरीज हैं इसमें, पूजा जी की भी है, नीलम जी की भी है। और नीलम जी की क्वेरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मेरा 18 साल का एक बेटा है, मेरे पति कोई खर्चा नहीं देते हैं, क्या करना चाहिए उनसे? जब बेटा 18 साल का हो गया था उसी ईयर डिवोर्स फाइल किया है, अभी तक मेंटेनेंस नहीं मिला, 18 का केस है। देखो नीलम जी, छोटी सी बात है, मैं एक मैन साइड का लॉयर हूँ। अब मेंटेनेंस का जो इशू है उसमें आप राय लो, जो वकील एडवाइस करते हैं फीमेल्स को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बच्चे से मिलने का अधिकार अगर आपको चाहिए या उसको कोई अधिकार आपको दिलाना है, तो एज़ पर लॉ आपको चलना पड़ेगा। अगर आप एज़ पर लॉ नहीं चलोगे तो वहाँ पर दिक्कत जो है आपके लिए होगी। जो आपका फर्स्ट लाइन है कि 18 साल का बेटा है, मेरा पति कोई खर्चा नहीं दे रहा है, तो बेसिकली आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बेटा है उसको अगर अधिकार चाहिए कानून में, तो उसको अलग जाना पड़ेगा। बट एक बात मैं इन्फॉर्म कर दूँ आपको कि अगर बेटा अडल्ट हो गया है और वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड नहीं है, तो उसको कोई खर्चा जो है कोर्ट से नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप नोट रखना 125 में। और ऐसे कई जजमेंट जो है इसमें आ चुके हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन है राजन जी का कि माई वाइफ इज़ लिविंग सेपरेटली फॉर 5 years, माई सन इज़ so and so old, with mutual understanding I was keeping my child for 3 days a week and my wife for 4 days a week. Now for the last 3 months she is not showing any willingness. अगर willingness शो नहीं कर रही है तो better thing is that you must go for a contempt. इतनी सी आपसे मैं गुजारिश करूंगा, क्लियर है? तो कुल मिला के आपको अपने राइट जो है असर्ट करने पड़ेंगे कानून में। अगर आप असर्ट नहीं करोगे या एफिशिएंट नहीं करोगे, तो आपको जो है वो नुकसान जो है फेस करना पड़ेगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए लाइफ के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। पर जो भी क्वेरीज हैं, फिर से रिक्वेस्ट में करूंगा बहुत शॉर्ट में लिखें, ताकि पढ़ने में ईजी रहे, समझाने में जो है ईजी रहे, और उस संदर्भ में बात करने में जो है काफ़ी ईजी रहे, क्लियर है? और क्वेरीज जो है आप लेके रखा करो। जितनी क्वेरीज आप लेके रखोगे उतना मुझे मज़ा आने वाला है, और उतना ही आपको आंसर जो है मैं देने वाला हूँ। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अभी समय जो है कोर्ट का भी हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे सेक्शन 9 पे, रेस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, करें या नहीं करें, और इसका क्या जो है नुकसान होगा, क्या जो है इसका फ़ायदा होगा। नीलेश जी व्यावरण नहीं भूलें, आएंगे ज़रूर, पर आपका प्रेम होगा तो बुलाएंगे। चलो ठीक है सर, मिलते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।